सबका स्वागत है शैडो रकेश एक्सप्लेनर चैनल पर। तो चलो शुरू करते हैं। पिछली जिंदगी में जैंग पिंग एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम मेंबर था, जिसने एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। उसके आखिरी लम्हे एक असफल रेस्क्यू ऑपरेशन की अराजकता और हड़बड़ी से भरे हुए थे। उसके साथी की चीखें और धातु की चरमराहट अब भी उसकी यादों में जिंदा थीं। लेकिन मौत उसके लिए अंत नहीं थी। मरने के बाद वह एक नए रहस्यमयी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। एक ऐसी दुनिया जो म्यूटेटेड बीस्ट्स और अवेकेंड बींग्स से भरी थी, जहां मैजिक और मिस्ट्री रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। यह नई दुनिया उतनी ही आश्चर्यजनक थी जितनी खतरनाक, और शुरुआत में वह इस असली से लगने वाले माहौल से बेहद घबरा गया। इस नए एनवायरनमेंट में घबराहट के बावजूद जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह भी अवेकन हो चुका है और उसमें एक अद्वितीय शक्ति जागी है, कॉन्ट्रैक्ट जेम बनाने की क्षमता। यह जीएम अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता, तो जांग पिंग को उसकी लाइफ, सोल और कॉन्शियसनेस पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता। हालांकि यह शक्ति बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इसके साथ एक बड़ा नुकसान भी जुड़ा था, जो इसकी इफेक्टिवनेस को कम करता था। लेकिन उसके सोचने की कड़ी अचानक टूट गई जब सूजिन ने उसे पुकारा, "तू उस जीम को ऐसे घूरते हुए क्या कर रहा है?" चूंकि वह उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जेंगपिंग ने मौका उठाकर उसके साथ मजाक करने की सोची। वह मुस्कुराते हुए बोला, "अगर तुझे कैंडी चाहिए, तो मैं तुझे ये क्रिस्टल दे सकता हूं।" पर सुजीन उसकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि जांगपिंग असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है, और कोई भी तरीका अपनाकर वह उसके कंट्रोल में नहीं आने वाली थी, खास तौर पर अपने बचपन के दोस्त के। जाहिर था कि जांगपिंग भी उसके रिएक्शन से पहले ही वाकिफ था, क्योंकि यह बस एक मजाक था। लेकिन इस प्लेफुल इंटरेक्शन ने उसकी शक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट तभी काम करता जब टारगेट पूरी तरह इन्फॉर्म्ड हो और स्वेच्छा से इसे स्वीकार करे। अगर कोई इसे जबरदस्ती खा भी ले, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यहां तक कि इस शरीर के असली मालिक ने भी इस कमजोरी के कारण अपनी जान लगभग गंवा दी थी। इस बेकार शक्ति को देखकर गुस्से में आकर जांगपिंग के शरीर के मूल मालिक ने लगभग अपनी जान गंवा दी। लेकिन किस्मत से जांगपिंग ठीक समय पर इस शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के चलते उसकी मानसिक प्रतिरोधकता मजबूत थी, जिससे उसने हार न मानने का फैसला किया और इस नए जीवन की शक्तियों का पूरा फायदा उठाने की ठानी। इस बीच सूजिन ने देखा कि जांग पिंग का हौसला डगमगाने लगा है। एक सच्चे दोस्त की तरह वह उसे उत्साहित करने के लिए हर संभव तरीका अपनाने लगी, फिजिकली भी। उसने मस्ती में उसके बालों को बिखेरते हुए कहा, "इतनी जल्दी हार मत मान। यह दुनिया बहुत बड़ी है। कोई ना कोई प्राणी तो जरूर मिलेगा जो तेरी कॉन्ट्रैक्ट जीम को स्वीकार करेगा।" लेकिन जियांग पिंग ने उसकी बात को झटके से खारिज कर दिया। वह झुंझलाते हुए बोला, "बोलने के लिए तो तेरे लिए आसान है, लेकिन मेरे अलावा और कौन होगा जो अपनी मर्जी से किसी के कंट्रोल में जाना चाहेगा?" लेकिन जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। मैंने कभी इस जीएम को खुद पर ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की। वह खुद से ही सवाल करने लगा, "मुझे यह आइडिया पहले क्यों नहीं आया?" फिर एक पागलपन भरा ख्याल आया, "पता तो चले, हो सकता है ये काम कर जाए।" और बिना एक सेकंड गंवाए उसने बोलकर तेजी से वह क्रिस्टल निगल लिया, जैसे फेड्स उसके पीछे पड़े हों और ये आखिरी मौका हो। सुजिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराकर सोचा, यह पागल अपनी ही जान लेने वाला है क्या? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, यह सोचकर कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने कुछ असाधारण हुआ। जियांगपिंग के चारों तरफ एक रहस्यमयी हरी आभा फैलने लगी, जो तेजी से स्पंदित हो रही थी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके चारों ओर एक दिव्य चमक उठने लगी, जो हवा में नृत्य कर रही हो। हरी आभा धीरे धीरे गायब होने लगी, और जैसे ही यह घुली, सूजिन याओ की आंखों में आंसू भर आए। वह भागकर जेंगपिंग के पास पहुंची, उसकी हालत देखने के लिए। "तू ठीक है ना?" उसने घबरा कर पूछा। जेंगपिंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। यह सुनकर सुजिन ने राहत की गहरी सांस ली, लेकिन फिर गुस्से में बोली, "आइंदा मुझे इस तरह मत डराना।" फिर उसने आसमान की तरफ देखा। अंधेरा छाने लगा था। "काफी देर हो गई, मुझे अब हॉस्टल लौटना होगा।" जाने से पहले उसने बताया कि सुबह उसे पेट्रोल टीम को रिपोर्ट करना है, और इसलिए जांगपिंग को उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं। जांगपिंग ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी।
लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द भी झलक उठा। ये बात स्पष्ट थी, सुजिन याओ अब अपने सपने के करीब थी। उसने सभी किताबों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अब वह असल युद्ध के लिए तैयार थी। पेट्रोल टीम में शामिल होकर अपने होमलैंड की रक्षा करना हमेशा उसका सपना रहा था और अब वह इसे पूरा करने जा रही थी। जांग पिंग को उस पर गर्व था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हो रहा था। अब हम शायद कम ही मिल पाएंगे। पेट्रोल टीम की कठिन ट्रेनिंग और खतरनाक मिशन का मतलब था कि उनके रास्ते बहुत कम टकराएंगे। सुजिन को भी यह एहसास था, इसलिए वह मुड़ी, हल्की मुस्कान के साथ बोली, दुखी मत हो, जब तू और मजबूत हो जाएगा तब हम साथ काम कर सकते हैं। जांग पिंग ने हंसते हुए उसकी बात को टालने की कोशिश की। हाँ, वो दिन आएगा भी या नहीं, कौन जाने। उसकी बेकार सी शक्ति के कारण एकेडमी ने उसे एक किसान बना दिया था। वह हंसी में ही कह बैठा, शायद अब गांव जाकर खेती बाड़ी ही करनी पड़े। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था, अब सुजिन से मिलने के मौके बहुत कम होंगे। भले ही यह शरीर सुजिन का बचपन का दोस्त था, लेकिन जांग पिंग के लिए वह अब तक की पहली और इकलौती दोस्त थी। वह उसे इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि शायद एक आखिरी बार उसे गले लगा ले, लेकिन इससे पहले कि वह खुद कुछ कर पाता, हरी आभा अचानक फिर से प्रकट हुई और उसका शरीर अपने आप सुजिन याओ को गले लगा बैठा। अ, हुआ क्या? दोनों स्तब्ध रह गए। यह अप्रत्याशित गले में ऐसा एहसास था जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता था। सुजिन याओ हक्का बक्का रह गई। कुछ सेकंड के लिए वह कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और फिर वह झट से पीछे हट गई, चेहरा लाल होते हुए। बेवकूफ! वह तेजी से भाग गई, लेकिन जाने से पहले जैंगपिंग ने पीछे से पुकारा, अपना ख्याल रखना। सुजिन ने पीछे मुड़कर देखा और चमकती आंखों से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू भी। और फिर वह अंधेरे में ओझल हो गई। जांगपिंग वहीं खड़ा रह गया, आसमान की तरफ देखते हुए। शायद ये पल मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अब वह अकेला था, सोच रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। मेरे शरीर ने खुद ही उसे गले कैसे लगा लिया। इस विचार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसने अनजाने में खुद को कमांड दिया था या फिर यह बस एक संयोग था। ये सवाल उसके दिमाग में गूंजते रहे, उसे कंपेल करते हुए कि वह अपने खुद के शरीर पर कंट्रोल की हद को समझे। सच्चाई का पता लगाने के लिए जांग पिंग ने एक सिक्लूडेड जगह ढूंढी ताकि वह एक्सपेरिमेंट कर सके। वहां पहुंचते ही उसने तेजी से खुद को अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कमांड देना शुरू किया। उसने सिंपल टास्क से शुरुआत की, जैसे अपना हाथ उठाना या मुट्ठी बांधना, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स की ओर बढ़ा, जैसे एक्रोबैटिक फ्लिप्स और इंट्रिकेट मार्शल आर्ट्स स्टैंसेस। कई प्रैक्टिस सेशंस के बाद वह एग्जॉस्शन से जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। थकान के बावजूद उसने एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी की, वह अपने शरीर को लगभग कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने में सक्षम था, बशर्ते वह किसी नॉर्मल ह्यूमन की कैपेबिलिटीज के भीतर हो। हालांकि उड़ने या किसी दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म होने जैसी चीजें उसकी रीच से बाहर थीं। इसके अलावा जेंग पिंग ने यह भी महसूस किया, उसका बॉडी मेमोरी के आधार पर एक्शंस को इमिटेट कर सकता था, यहां तक कि वे भी जिन्हें उसने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। इसका मतलब यह था कि थियोरेटिकली वह विभिन्न मार्शल आर्ट्स को एफर्टलेसली मास्टर कर सकता था, बशर्ते उसकी फिजिकल एबिलिटीज आवश्यक स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हों। इस नई पोटेंशियल ने उसे अपने फिजिकल फिटनेस को सुधारने के लिए डिटर्मिनेशन से भर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने से वह और स्ट्रांगर होगा। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी एक क्वेश्चन था जिसका उत्तर दिया जाना बाकी था। जांग पिंग ने इसे और टेस्ट करने का फैसला किया और अपने बॉडी को एक स्पेसिफिक कमांड दिया। अगली सुबह जब उसने आईज ओपन की, तो वह पूरी तरह से डिसोरिएंटेड था और यह सोचकर कंफ्यूज था कि वह कहां है। उसे सरप्राइज हुआ जब उसने खुद को कैफेटेरिया में एक राइस बोल के सामने बैठे पाया, जिसने उसे और भी कंफ्यूज कर दिया। लेकिन उसके लेग्स में आई सोरनेस ने उसे जल्दी ही याद दिलाया कि उसने सोने से पहले खुद को मॉर्निंग रन के लिए ऑर्डर दिया था। उसका बॉडी वास्तव में मॉर्निंग रन पर गया था, जबकि वह अनकॉन्शियस था। इस रियलाइजेशन ने जांग पिंग को बेहद एक्साइटेड कर दिया। उसका हाइपोथेसिस सही साबित हुआ। उसका बॉडी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता था, भले ही उसका ब्रेन अनकॉन्शियस हो। यह मानो उसने कोई ऑटो फंक्शन अनलॉक कर लिया हो, एक अत्यधिक ओवरपावर्ड एबिलिटी।
लेकिन यह सब टू गुड टू बी ट्रू लग रहा था। उसने अराउंड लुक किया ये देखने के लिए कि क्या किसी ने उसकी अनयूजुअल एक्टिविटी को नोटिस किया था, लेकिन सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड थे क्योंकि लुओ शू आ चुकी थी। शू स्कूल की ब्यूटी, जिसे उसके पीयर्स द्वारा एक गॉडेस माना जाता था, लेकिन इस एनकाउंटर में कुछ ऑफ लग रहा था और जियांग पिंग ने इसे जल्दी ही नोटिस कर लिया। जियांग पिंग की आईज वाइडन हो गईं जब उसे रियलाइज हुआ कि ब्यूटीफुल शू एक मॉन्स्ट्रस सीक्रेट हाइड कर रही थी। असल में वह एक मॉन्स्ट्रस फॉक्स थी जो बिना किसी रिगार्ड के कुछ भी डिवावर कर सकती थी। यह साइट किसी नाइटमेयर से कम नहीं था और जियांग पिंग कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि वह क्वेश्चन करे कि कोई और इसे नोटिस क्यों नहीं कर रहा था। जबकि वह कंटिन्यू ईट कर रही थी, बाकी लोग ऐसे चीयर कर रहे थे जैसे वह बस वहां से पास बाय कर रही हो। इस ग्राफिक डिस्प्ले को देखकर जांग पिंग टू स्टन टू मूव था और प्रोफ्यूसली स्वेटिंग करने लगा। वह इसे सेंस मेक करने की स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी रिएक्शन ने इस मॉन्स्टर का अनवांटेड अटेंशन आकर्षित कर लिया। उसी स्माइल के साथ वह उसकी ओर अप्रोच करने लगी। उसकी वॉइस और कंसर्न बिल्कुल शू की तरह परफेक्टली आइडेंटिकल थे, लेकिन इसके बावजूद जेंगपिंग इस इल्यूजन के थ्रू सी सकता था, जिससे उसकी सिचुएशन और भी वर्स हो गई। लेकिन फॉर्चुनेटली एक ट्रांसमिग्रेटर होने के नाते, जिसने 2 लाइफ टाइम्स वर्थ ऑफ विजडम एक्सपीरियंस किया था, वह जानता था कि डेंजर फेस करते समय स्टे काल्म करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब यह मॉन्स्टर क्लोजर ड्रॉ हुई और उसे टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन किया, तो जियांग पिंग ने कंपोजर मेंटेन किया और कैजुअली आंसर दिया कि वह फाइन है और चिंता करने की कोई नीड नहीं है। इससे पहले कि मॉन्स्टर कोई रिस्पॉन्ड करती, उसने सीन एक्सक्यूज कर दिया, यह कहकर कि उसे क्लास अटेंड करनी है। इस नॉनशलेंट बिहेवियर ने मॉन्स्टर को उसकी परसेप्शन डाउट करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसे लगा कि शायद उसने जांग पिंग से फियर स्मेल मिस्टेक कर दी है। जैसे ही जांग पिंग वहां से वॉक अवे हुआ, उसे रिलीफ सर्ज महसूस हुआ, लेकिन उसके माइंड में अब भी एक ट्रबलिंग क्वेश्चन लिंगर कर रहा था। स्कूल में ये म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स क्यों थे? क्या किसी और ने इन्हें नोटिस नहीं किया, या फिर वह हॉलुसिनेट कर रहा था? लेकिन जो भी हो, उसने इमीडिएटली रिपोर्ट करने का फैसला किया और वह फैकल्टी रूम रश करने लगा। लेकिन वहां पहुंचते ही वह एक और हॉरिफाइंग साइट से सामना कर बैठा। टीचर भी मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वह एक स्टूडेंट को अपना प्रे बना रहा था। इस साइट को देखकर पैनिक सेट इन हो गया और इसलिए जांगपिंग जितनी तेजी से हो सकता था फ्लड कर गया। आखिरकार वह स्कूल बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच गया, जहां वह अपनी फ्रस्ट्रेशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता था। वह पैनिकिंग कर रहा था, पूरी तरह से कन्विंस था कि कुछ सीरियसली रॉन्ग है। वह इस बात को रिफ्यूज कर रहा था कि यह सब केवल उसके हेड में था। उसे लग रहा था कि यह हेल ऑन अर्थ है। जैसे ही उसने अपने थॉट्स वेंट किए, वह क्रिस्टल, जिसे उसने पहले कंज्यूम किया था, उसकी पॉकेट से नीचे गिर गया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वह इन म्यूटेटेड बीस्ट्स को केवल जिम ईट करने के बाद ही देख सकता था। अपनी ट्विस्टेड रीजनिंग और डेस्परेशन की वजह से वह नॉर्मल रिटर्न करना चाहता था, इसलिए उसने और कंज्यूम करने का फैसला किया, होपिंग कि इससे इफेक्ट्स रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट उसके एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट निकला। जेम कंज्यूम करने से इसके इफेक्ट्स इंटेंसिफाइड हो गए। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो अपीयर हुआ, जिसने पास में मौजूद रेड गू की अप्रेजल की। यह देखने के बाद कि वह सक्सेसफुली अप्रेज कर सकता था, सिस्टम ने उसे फुटेज रिप्ले करके दिखाया कि यह रेड गू वहां कैसे आया। फुटेज में उसने देखा कि एक फैकल्टी स्टाफ को एक मॉन्स्ट्रस फॉक्स ने अटैक कर दिया था। इसने जियांगपिंग को शॉक कर दिया और वह तुरंत बेंच लीप कर गया। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात ने इंट्रीग किया कि वह सिर्फ जेम डिवावर करके एक अप्रेजल स्किल अवेकन कर सकता था। यह सब टू गुड टू बी ट्रू लग रहा था, इसलिए उसने इसे और टेस्ट करने का फैसला किया। उसने इस अप्रेजल एबिलिटी का यूज खुद पर किया और उसे सरप्राइज हुआ कि यह वास्तव में वर्क कर रहा था। एक सिस्टम इंटरफेस अपीयर हुआ, जिसने उसका स्टैट विंडो दिखाया और कंफर्म किया कि उसने सच में न्यू स्किल अवेकन कर ली थी। यहां तक कि उसने उन स्किल्स को भी देखा जो उसने गेन की थी, जैसे कि लेवल 1 कॉन्ट्रैक्ट जेम, जिसे उसने पहले ऑब्टेन किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात यह थी कि उसकी स्किल के लेवल्स थे। यह एक क्लियर इंडिकेशन था कि यह और स्ट्रॉन्गर ग्रो कर सकती है। इसके अलावा उसकी अप्रेजल स्किल उसे न केवल अपने वैल्यूज सी करने देती थी, बल्कि टारगेट्स पर अप्रेजल कंडक्ट करने की एबिलिटी भी देती थी। और सक्सेस रेट्स दोनों पार्टीज के स्ट्रेंथ कैप पर डिपेंड करती थी।
इन डिस्कवरीज के साथ वह जानता था कि इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जेंगपिंग ने अपने नॉर्मल एक्टिविटीज रिटर्न करने का फैसला किया ताकि किसी को उस पर सस्पिशन ना हो। अपने डे के दौरान उसने अपनी करंट सिचुएशन एनालाइज की। वह ओन समन्ड बीस्ट और कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। वह केवल खुद के कंट्रोल में था, जिसका मतलब था कि उसका बॉडी और माइंड किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से इम्यून थे। इस वजह से कोई भी स्पेल्स उस पर इफेक्टिव नहीं थी और वह इन म्यूटेटेड बीस्ट्स की ट्रू फॉर्म्स को सी कर सकता था। ये म्यूटेटेड बीस्ट्स असल में हेवनली फॉक्सेस थे जिनके हाई लेवल्स थे, और एक लेवल 1 के रूप में वह उनका मैच नहीं था। इन बीस्ट्स के पास कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन स्किल था, जिससे वे ओपनली ईट पीपल कर सकते थे, लेकिन दूसरों को यह सिर्फ टू स्टूडेंट्स चैटिंग जैसा ही अपीयर होता था। जब उसने मेंटल कंट्रोल टाइप एबिलिटीज के बारे में थिंक किया, तो उसे सूजिंग की एबिलिटी याद आई, जो मेंटल टाइप थी। उसे लगा कि शायद वह हेल्प कर सकती है, जिससे उसे स्माइल आ गई। किसी का सपोर्ट होना उसकी सिचुएशन लाइटन कर सकता था। इसीलिए उसने आफ्टर स्कूल सीक आउट करने का डिसाइड किया। जैसे ही क्लासेस एंडेड, वह हरीड होकर सुजिंग को फाइंड करने गया, ईगर था कि वह अपनी डिस्कवरीज शेयर कर सके और उसकी असिस्टेंस सीक कर सके। लेकिन जैसे ही वह पर्ल सिटी स्ट्रीट्स वॉक कर रहा था, उसे रियलाइज हुआ कि यह सिचुएशन उससे भी ज्यादा ग्रेव थी, जितना उसने इनिशियली थॉट था। ये मॉन्स्ट्रस फॉक्सेस केवल स्कूल कन्फाइंड नहीं थे, वे आउटसाइड फ्रीली रोम कर रहे थे। यह थॉट कि ये क्रीचर्स एवरीवेयर लर्किंग कर रहे थे, उसे हॉन्ट करने लगा। अब वह पेट्रोल टीम हेडक्वार्टर्स रश करने लगा, डेस्परेट फॉर आंसर्स। वहां पहुंचकर उसने देखा, जैसे ही जियांगपिंग ने पेट्रोल टीम हेडक्वार्टर्स के पास कदम रखा, वह एक इम्पोजिंग स्ट्रक्चर के सामने खड़ा था, अथॉरिटी और प्रोटेक्शन का एक सिंबल। इसकी ग्रैंडियर ने उसके बढ़ते ड्रेड के बीच एक फ्लिकर ऑफ होप जगाया। वह तुरंत एंटर हुआ और उसे एक ब्यूटीफुल रिसेप्शनिस्ट ने वार्म स्माइल के साथ ग्रीट किया, जो उसकी सर्विस के लिए तैयार थी। उसने सूजिन याओ से मिलने की रिक्वेस्ट की, जिसने संभवतः उसी दिन चेक इन किया था। रिसेप्शनिस्ट हेल्पफुल थी, लेकिन उसकी स्वीट स्माइल के बावजूद जियांग पिंग उसकी ट्रू नेचर को सी थ्रू कर सकता था। वह एक डिस्गस्टिंग एआर थी, जिसने अपने विक्टिम्स स्किन से बना एक ड्रेडफुल मास्क पहन रखा था, जिसे वह इम्पर्सनेट करना चाहती थी। उसकी हैरोइंग लार्ज बॉडी, जो जियांग पिंग के ऊपर टावर कर रही थी, पूरी तरह से अननेचुरल थी। वह अनडाउटेडली वन ऑफ द मॉन्स्टर्स फॉक्सेस थी, लेकिन जियांग पिंग कुछ से नहीं कर सकता था, रिएक्ट नहीं कर सकता था, नथिंग डू नहीं कर सकता था। यह सब मेंटली टैक्सिंग था। उसने पहले सीट टेक किया और इस हॉरिफाइंग रियलाइजेशन को प्रोसेस करने की ट्राई की। पेट्रोल टीम भी इन्फिल्ट्रेटेड हो चुकी थी। इसका मतलब था कि हाई लेवल अवेकेंड भी फॉक्सेस इल्यूजन्स को सी थ्रू नहीं कर सकते थे। यह एक डीपली अलार्मिंग बात थी, लेकिन इसके बावजूद उसका रिजॉल्व सुजिन याओ फाइंड करने के लिए और भी स्ट्रेंथन हो गया। वह क्लिंग कर रहा था कि शायद वह अभी भी इस करप्शन अनटच्ड थी। थैंकफुली उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि सुजिन याओ वहां अपीयर हुई और तेजी से उसकी ओर अप्रोच की। उसने तुरंत क्वेश्चन किया कि सडन विजिट का कारण क्या था। जैंग पिंग ने खड़े होकर उसे ग्रीट किया, लेकिन उसने रिवील नहीं किया कि उसने क्या लर्न किया था। उसने बस ये से किया कि वह वरीड था कि वह अपनी न्यू रोल में अडेप्ट कर पा रही है या नहीं। सुजिन याओ ने उसे अश्योर किया कि वह फाइन है और अपने टीम इंट्रोड्यूस किए, ये कहते हुए कि वे उसकी गुड केयर टेक कर रहे हैं। यह सब कंफर्टिंग होना चाहिए था, लेकिन जांग पिंग्स आईज उसकी ट्रू इमोशंस को बिट्रे कर रहे थे। उसकी आईज में प्रोफाउंड सैडनेस थी। सुजिन याओ ने इसे मिस इंटरप्रेट कर लिया, उसे जेलसी या फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन के रूप में परसीव किया। उसने जल्दी से उसे एड्रेस किया, यह प्रॉमिस करते हुए कि उसे वरी करने की कोई नीड नहीं थी। उसने वाव किया कि वह वर्क हार्ड करेगी और म्यूटेटेड बीस्ट्स फाइट करने के लिए और फ्यूचर में अपने पेरेंट्स अवेंज करने के लिए स्ट्रांग बिकम होगी। अगर जियांग पिंग सच में उसे मिस करता था, तो वह उसे पेट्रोल टीम रिकमेंड कर सकती थी, क्योंकि अभी टीम शॉर्ट ऑन पीपल थी, इसलिए उसमें ज्वाइन करना इजी होता। लेकिन जियांग पिंग बेटर न्यू, उसकी पावर्स चाहे यूनिक थीं, लेकिन वे कॉम्बैट के लिए इल सूटेड थीं। उसने जेंटली रिफ्यूज किया और उसका ऑफर थैंक किया। यह सी करते हुए कि वह वेल अडेप्ट हो रही थी, जियांग पिंग ने उसे और बॉदर नॉट करने का डिसाइड किया। उसने वेव किया और एक स्माइल के साथ लीव कर दिया, लेकिन उस स्माइल के पीछे एगनी, डिस्पेयर एंड रिग्रेट छुपा था। वह सुजिन याओ, जिसे वह न्यू करता था,
अब नो मोर थी। उसे रिप्लेस कर दिया गया था दैट डैम डेविल फॉक्स से। सबसे ब्रूटल पार्ट यह था कि वह रिएक्ट नॉट लेट कर सकता था। फियर था कि उसकी कवर ब्लो ना हो जाए। एज जैंग पिंग लेफ्ट, उसका माइंड रेस कर रहा था, एंगर और डिसबिलीव से भरा हुआ। उसने मटर किया, आस्किंग कि ये काइंड ऑफ जोक क्या था। डिडंट दे से कि पेट्रोल टीम पर्ल सिटी स्ट्रांगेस्ट थी? फिर वे कंप्लीटली अनाहिलेट कैसे हो गए? इवन सुजिनियाओ केवल टुडे गेम थी, फिर भी वह ऑलरेडी टेकन अवे जा चुकी थी। वह ओनली पर्सन जो इस अननोन वर्ल्ड में उसके लिए मीनिंग रखती थी, गॉन थी, इंस्टेंटली स्ट्रिप्ड अवे, बिना किसी वे टू सेव। बस रिवेंज ही उसका ओनली ऑप्शन था। ये क्वेश्चंस फिल कर रहे थे उसका माइंड, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। और अब यह क्लियर हो गया था, वह इस लड़ाई में पूरी तरह अकेला था। राक्षसों ने पूरे शहर में घुसपैठ कर ली थी। पर्ल सिटी के सभी लोग उनके लिए सिर्फ मवेशी थे, वह खुद भी। यह उसे रोक नहीं सकता था। उसके रक्त में इतनी प्रचंड नफरत प्रवाहित हो रही थी कि वह रुकने के लिए बाध्य नहीं था। इसलिए जोंग पिंग ने अपने संकल्प को दृढ़ रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा और कई घंटे की अत्यधिक केंद्रित मानसिकता के बाद उसने अपनी अप्रेजल टेक्निक का उपयोग करके अत्यंत महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस उजागर कर लिया। पहली खोज यह थी कि अधिकांश मॉन्स्ट्रस फॉक्सेस मध्यम और उच्च स्तर की श्रेणी में आते थे, विशिष्ट रूप से एलिमेंट्री लेवल 1 से 9, इंटरमीडिएट लेवल 10 से 19, हाई लेवल 20 से एडवांस लेवल 30 से 39। फिर भी एक हाई लेवल अवेकेंड पेट्रोल टीम भी उनकी फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ का सामना करने में असमर्थ थी। यह रेवलेशन भयावह था। दूसरी बात, उसने यह अवलोकन किया कि जिसने शियू को समाप्त किया था, वह लोमड़ी एक्सेप्शनली पावरफुल थी। यहां तक कि उसकी इंस्टिंक्ट्स ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने इसे अप्रेज करने की कोशिश की, तो उसका स्थान कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। इससे यह संकेत मिलता था कि यह लोमड़ी या तो एक एडवांस्ड लेवल अवेकेंड थी या संभवतः किंग लेवल अवेकेंड, जिसकी सीमा लेवल 40 से प्रारंभ होती थी। यह स्पष्ट करता था कि ये दैत्याकार लोमड़ियां खुद से कहीं अधिक अवेकेंड वॉरियर्स को भी पराजित करने में सक्षम क्यों थीं? तीसरी खोज, सामान्य रूप से म्यूटेटेड बीस्ट्स के विपरीत डीमन फॉक्सेस में अत्यधिक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस थी। वे स्वयं को कुशलता से डिस्गाइज कर सकते थे, जिससे वे मानव समाज में सहजता से घुल मिल जाते थे। लेकिन यह केवल एक सतही फसाड था। उनकी कनिंग डिसेप्शन के पीछे एक घातक खतरा छिपा था, जो केओस एंड डिस्ट्रक्शन फैलाने में सक्षम था, बिना किसी के संज्ञान में आए। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि ये लोमड़ियां हमेशा उन्हीं टारगेट्स को प्राथमिकता देती थीं, जो या तो एक्सेप्शनली स्ट्रांग थे या समाज में हाई सोशल स्टेटस रखते थे। शेष व्यक्तियों को वे केवल बैकअप फूड सोर्स के रूप में उपयोग में लाती थीं। यही कारण था कि एक डीमन फॉक्स से सीधे संघर्ष करना निश्चित मृत्यु के समान था। यह जानकारी भयावह थी, किंतु आवश्यक भी, जिससे जोंगपिंग अपनी रणनीति तय कर सके। इतना कुछ जानने के बावजूद जोंगपिंग निश्चल खड़ा नहीं रह सकता था और निर्दोष नागरिकों की मृत्यु को नहीं देख सकता था, विशेष रूप से जब उसने सुजिन के भयानक ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी आंखों से देखा था। उसकी स्मृति ने जोंगपिंग की रिजॉल्व को और भी अधिक रीइंफोर्स किया। अब उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पर्ल सिटी के सभी लोगों की रक्षा के लिए और अधिक पावरफुल बनना था। अ वीक लेटर, 3 बजे सुबह जोंगपिंग पहले से ही जाग चुका था। उसके शरीर ने कठोर ट्रेनिंग स्केड्यूल को आत्मसात कर लिया था, जिससे उसे अब कम विश्राम की आवश्यकता थी। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने लेवल को एक बार बढ़ाने में सफलता प्राप्त की थी। न केवल उसने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में अत्यधिक मेहनत की थी, बल्कि वह प्रतिदिन जीम्स उत्पन्न और कंज्यूम भी कर रहा था, यह आशा करते हुए कि वह एक नया एबिलिटी और टैलेंट प्राप्त करेगा। किंतु जब से उसने अप्रेजल टेक्निक प्राप्त की थी, तब से वह जो जीम्स बना रहा था, वे कलरलेस एंड इनइफेक्टिव हो गए थे। यह उसके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग सेटबैक था। किंतु आज अंततः उसे एक कलर्ड जीम प्राप्त हुआ। भले ही उसका रंग देखकर उसकी एपेटाइट खत्म हो गई, फिर भी उसने मन को विचलित किए बिना उसे कंज्यूम कर लिया। सडनली उसने अपने भीतर एक मैसिव ऑरा सर्ज महसूस की, जो यह संकेत दे रही थी कि उसने एक और न्यू स्किल प्राप्त कर लिया था। उसने शीघ्रता से अपनी स्टेटस विंडो खोली और पाया कि यह एक नया पैसिव टैलेंट था, नाइट वॉकर।
इस प्रतिभा ने उसे एनहांस्ड नाइट विजन प्रदान किया, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड प्रेजेंस, रात के समय ग्रेटली इंक्रीज मूवमेंट, स्पीड, रिड्यूस्ड बॉडी वेट, कंप्लीट इनविजिबिलिटी इन शैडोज। ये एक फैंटास्टिक पैसिव टैलेंट था, जिससे वह रात में अनडिटेक्टेड रहकर जांच कर सकता था। इसके अलावा उसकी कॉन्ट्रैक्ट जेम एबिलिटी का भी लेवल अप हो चुका था, जिससे उसने यह अनुमान लगाया कि शायद हर बार जब उसका लेवल बढ़ेगा, वह एक नए टैलेंट को जागृत करेगा। इस रियलाइजेशन ने उसमें एक्साइटमेंट भर दी। यदि यह सत्य था, तो वह धीरे धीरे इनविंसिबल बन सकता था। इस न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन के साथ जोंगपिंग ने तय किया कि अब उसे तुरंत अपने न्यू टैलेंट को परीक्षण में लाना होगा। कुछ ही क्षणों में वह दौड़ने के ट्रैक फील्ड में था। उसकी नई दृष्टि के कारण अंधकार में भी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर प्रतीत हो रहा था। तभी उसने ट्रैक के किनारे एक पिक्यूलियर रिंग पड़ी देखी। इसकी अनयूजुअल डिजाइन ने उसे इसे निकट से जांचने के लिए विवश कर दिया। ये एक असैसिनेशन रिंग थी, जिसे पहनने वाला स्वयं को अनडिटेक्टेबल बना सकता था, जिससे सभी जीव अनकॉन्शियसली इग्नोर कर देते थे। जोंगपिंग जानता था कि इस प्रकार की आर्टिफैक्ट यूं ही नहीं गिराई जाती। उसने अपनी अप्रेजल टेक्निक का उपयोग किया और कुछ प्रयासों के बाद उसने इसके इतिहास और प्रीवियस ओनर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अपनी विजन में उसने एक डीमन फॉक्स को देखा, जो शू के रूप में डिस्गाइज करके किसी अन्य व्यक्ति से मिल रही थी, जिसका यह रिंग थी। जोंगपिंग को यह संदेह हुआ कि हो सकता है कि यह रिंग ओनर लू का कोई प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन तुरंत ही उसने यह विचार डिसमिस कर दिया, क्योंकि लू एक ऑर्फन थी और उसका स्वभाव अत्यंत जेंटल था। तो क्या इसका मतलब था कि उसके अलावा पर्ल सिटी में कोई और भी इन मॉन्स्टर्स के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था? लेकिन उसकी थॉट्स अचानक ही इंटरप्ट हो गईं, जब उसने एक डीमन फॉक्स को दीवारों के पीछे से इमर्जिंग होते देखा। सौभाग्य से उसकी पैसिव एबिलिटीज ने उसे अनडिटेक्टेबल बनाए रखा। वह लोमड़ी स्पष्ट रूप से उस रिंग की तलाश कर रही थी, और जब उसे नहीं मिली, इट वॉज मिसिंग। डीमन फॉक्स को सस्पिशन हुआ, कोई ना कोई डेफिनेटली यहां था, लेकिन नो डिसर्नेबल प्रेजेंस नहीं थी। अगर वे मेरे जैसे राक्षस से बचने में सफल हो गए, तो वे मध्यम स्तर के जागृत या उससे ऊपर होने चाहिए। यह सोचते ही लोमड़ी ने सिनिस्टर टोन में बड़बड़ाया, इट सीम्स लाइक आई विल हैव टू इन्फॉर्म हिज रॉयल हाइनेस। यह सुनकर जोंगपिंग को समझ आ गया कि डीमन फॉक्सेस ने यह रिंग जानबूझकर एक बेट के रूप में छोड़ी थी, लेकिन अगर वह इसे वापस रखता तो यह और भी सस्पिशियस लगता। इसलिए उसने इसे अपने पास रखने का डिसीजन किया। 5:36 सुबह, जोंगपिंग्स अपार्टमेंट। जोंगपिंग अपने अपार्टमेंट में लौट आया, हाल की इवेंट्स और इस आर्टिफैक्ट पर कॉन्टेम्पलेट करने लगा। यह रिंग न केवल उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रही थी, बल्कि उसे एडिशनल एडवांटेजेस भी प्रदान कर रही थी। लुक्स लाइक थिंग्स आर गेटिंग गुड, उसने सोचा। लेकिन यह तो केवल उसकी असम्पशन थी। रियलिटी में चीजें बहुत ज्यादा ग्रिटी होने वाली थीं। एन अनएक्सपेक्टेड इंटरवेंशन अचानक एक इथीरियल प्रेजेंस ने उसका नाम पुकारना शुरू किया। जोंगपिंग पूरी तरह से स्टार्टल्ड हो गया और चेयर से लगभग गिर पड़ा। लेकिन यह गोस्टली प्रेजेंस उसे छुपने के लिए अर्ज कर रही थी। फिर भी वह शॉक में था और इस मिस्टीरियस वॉइस के सोर्स को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा कंसर्न्ड था। कोई और ऑप्शन न बचने पर उस गोस्टली एंटिटी ने अपनी पावर्स का यूज करके उसे काम किया और उसे वार्न किया कि उसके एनिमीज पहले से ही बिल्डिंग में मौजूद हैं और वे ग्रुप्स में मूविंग कर रहे हैं उसे एम्बुश करने के लिए। 5:40 सुबह, डीमन फॉक्सेस उसके रूम में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे, लेकिन जोंगपिंग अभी भी पजामास में था और बेड पर पीसफुली स्लीपिंग। विरोधी जोंगपिंग के कक्ष में दाखिल हुए, शिकारी मुस्कान के साथ उसे एनसर्कल कर लिया। वे इंट्रीग्ड थे, यह सत्यापित करने के लिए कि क्या वह वास्तव में उतना ही फॉर्मिडेबल और प्रोफाउंड व्यक्ति था जितना उन्होंने स्पेक्युलेटेड किया था। अपनी आक्रामक ऊर्जा को अमैस करते हुए उन्होंने एक ही डेवास्टेटिंग प्रहार में उसे एनाहिलेट करने का संकल्प लिया। किंतु उनके अस्टॉनिशमेंट की पराकाष्ठा तब हुई जब उनका तीव्र आघात उसके चेहरे से मात्र कुछ इंच की दूरी पर हवर करने लगा। और फिर भी जैंगपिंग अनपर्टर्ब्ड और ओब्लिवियस नींद में लीन रहा, पूर्णतः संकट से अनअवेयर। उसकी डिमीनर में न तो किसी विजिलेंस की झलक थी, न ही भय की कोई ऑरा, न ही कोई रिएक्शन जिसने इंट्रूडर्स के विश्वास को डिसरप्ट कर दिया। उन्हें संदेह हुआ कि क्या वास्तव में वही व्यक्ति वह एनिग्मेटिक अंगूठी का कस्टोडियन था। अगर वह होता तो वह इतनी सीरीन नींद में नहीं होता। वह खतरे को डिसर्न कर अपनी जान बचाने के लिए रिटेलिएट करता। मोरओवर,
लीडर ऑफ द फॉक्सेस को कक्ष में कहीं भी उस मिस्टिकल अंगूठी की प्रेजेंस महसूस नहीं हुई, जिससे उसका संदेह और भी फोर्टिफाई हो गया कि वे गलत व्यक्ति के पीछे पड़े हैं। इसलिए उसने अपने रेजर शार्प क्लॉज को रिट्रैक्ट कर लिया और अपने सबॉर्डिनेट्स को सिग्नल किया कि वे पीछे हटें। लेकिन यह निर्णय उसके अनुयायियों को बैफल और डिसग्रंटल कर गया, खासकर जब वे पूरी तरह कन्विंस्ड थे कि जैंग पिंग ही कल्प्रिट था। उन्होंने यह डिड्यूस किया था कि वह प्रतिदिन सुबह जॉगिंग के लिए जाता था, लेकिन आज नहीं गया, जिससे कुछ अमिस लग रहा था। परंतु मॉमी फॉक्स को यह रवैया पसंद नहीं था, खासकर जब उसने पहले ही अपना वर्डिक्ट सुना दिया था। उसे लगने लगा कि उसके अनुयायी उसके साथ कुछ ज्यादा ही कंप्लेसेंट हो रहे हैं। इसलिए उसने अपनी पियर्सिंग आंखों से उन्हें घूरा और स्पष्ट कर दिया कि यह इनसिग्निफिकेंट बीइंग किसी भी प्रकार का थ्रेट नहीं है। उसने केवल 1 सप्ताह पहले ही अपनी सुबह की एक्सरसाइज रेजिमेंट शुरू की थी, और ह्यूमन नेचर को देखते हुए अधिकतर लोग किसी चीज से इंस्पायर्ड होते हैं, पर जल्द ही रिवर्ट कर अपनी कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। ये केवल इनसब्सटेंशियल वेस्ट है, और हम ऐसे ट्रिवियल बीइंग्स पर रिसोर्सेज व्यर्थ नहीं करते ने, उसने कहा। और यदि किसी ने मेरे जजमेंट पर दोबारा क्वेश्चन उठाने की ऑडेसिटी दिखाई, तो मैं उसे अपनी नेक्स्ट मील बना दूंगी। उसका ऑमिनस थ्रेट हवा में तैरने लगा, और उसके सबॉर्डिनेट्स तुरंत बाव डाउन कर गए, वचन देते हुए कि वे दोबारा उसकी अथॉरिटी को डिफाई नहीं करेंगे। जैसे ही फॉक्सेस पीछे हटे, जैंग पिंग धीरे धीरे रिगेन कॉन्शियसनेस करने लगा। उसे महसूस हुआ कि कक्ष अब उनके ऑप्रेसिव प्रेजेंस से मुक्त हो चुका था। उसने अपनी सांसें स्टेबलाइज करने की कोशिश की, और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से वह रिंग बाहर स्पिट आउट की, जिसे उसने इतनी चालाकी से कंसील किया था। उसका ऑर्डियल अत्यंत हैरोइंग था, और उसका हृदय तेजी से पाउंड करने लगा, किंतु वह ग्रेटफुल था कि वह अभी भी अलाइव था। लेकिन जैसे जैसे वह रीसेंट इवेंट्स पर रूमिनेट करने लगा, उसे सूजिन याओ की आवाज सुनाई देने का विविड रिकलेक्शन हुआ, जिससे वह डिसहार्टेंड हो गया। लेकिन उसने तुरंत इसे केवल एक हेलुसिनेशन मान लिया, उसके दिमाग की एक प्लॉय जो उसे स्थिति से कोप करने में मदद कर रही थी। वह जानता था कि वह अपनी इमोशंस को अपने जजमेंट पर हावी नहीं होने दे सकता। उसने खुद को यह रिजॉल्व करने के लिए प्रेरित किया कि वह अपने सेंटिमेंट्स को पूरी तरह सप्रेस करेगा, और केवल ऑगमेंटिंग अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि वह सूजिन याओ का एवेंजर बन सके। लेकिन उसे सावधान रहना था। वह अपनी ट्रेनिंग को लेकर अधिक डिस्क्रीट रहेगा, ताकि वह मॉन्स्ट्रस फॉक्सेस के संदेह को अराउज न करे। इसलिए वह अपनी डेली रूटीन को पहले की तरह एडहियर करेगा, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने ऐसे नॉनशलेंट डिमीनर अपनाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और सीधा कैफेटेरिया में नाश्ते के लिए चला गया। वहीं उसने एक स्टार्टलिंग रूमर सुना। पेट्रोल टीम ने विद्यालय के पास एक म्यूटिलेटेड कॉर्प्स पाया था। वह शव किसी का था, लेकिन सबसे अलार्मिंग बात यह थी कि वह क्लीनली सिवियर्ड था, मानो किसी प्रीटरनेचुरल फोर्स ने उसे 2 भागों में क्लीव कर दिया हो। कुख्यात ब्लैक डेथ स्टार, पर्ल सिटी का सबसे ड्रेडेड असैसिन, जिसने एक बार पूर्व सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह समाचार सुनकर जैंग पिंग इंट्रीग्ड हो गया। उसने स्पेक्युलेट किया कि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति, अंगूठी का स्वामी, संभवतः वही ब्लैक डेथ स्टार था। और यदि शहर का सबसे नोटोरियस हत्यारा इतनी एफर्टलेसली पराजित हो गया, तो इसका अर्थ था कि वह लोमड़ी, जो लू शियू के रूप में डिस्गाइज्ड थी, असाधारण रूप से फॉर्मिडेबल थी। साथ ही शव को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का उद्देश्य केवल हत्या नहीं था। यह एक ऑमिनस मैसेज था, एक डिलिबरेट प्रोवोकेशन। यह स्पष्ट संकेत था कि हत्यारा कोई सामान्य मानव मर्डरर नहीं था, बल्कि उन रहस्यमयी रिबल्स में से एक था जो फॉक्सेस के डोमिनेशन का विरोध कर रहे थे। जंगपिंग यह कदापि नहीं होने दे सकता था। यदि कोई गुप्त संगठन इन मॉन्स्ट्रस फॉक्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहा था, तो वह उनका इरेडिकेशन करने की अपनी एस्पिरेशन में अकेला नहीं था। यह गुप्त संगठन शायद उसकी ओनली होप था। इसीलिए उसे उन्हें वास्तविक शत्रु की ट्रू नेचर और उनकी योजनाओं के बारे में फोरवार्न करना आवश्यक लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई इनिशिएटिव लेता, उसे एहसास हुआ कि दोनों पक्ष निश्चित रूप से हाई अलर्ट पर होंगे। यदि उसे जीवित रहना था, तो सबसे पहले उसे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उपयुक्त इक्विपमेंट जुटाने की आवश्यकता थी। इसी रिजॉल्व के साथ अपनी कक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद उसने सीधे मार्केट डिस्ट्रिक्ट जाने का निर्णय लिया, जहां वह एक ब्लैकस्मिथ शॉप की तलाश करेगा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा,
उसने पाया कि अधिकांश स्मिथीज भी फॉक्सेस द्वारा संचालित थे। हालांकि उसने जल्दी ही नोट किया कि यह लोमड़ी मात्र एक लो टियर फॉक्स थी। जैंग पिंग ने इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने का निर्णय लिया और अपनी अप्रेजल स्किल का उपयोग किया। प्रारंभ में उसकी कोशिशें फ्यूटाइल रहीं, लेकिन उसकी परसिस्टेंस आखिरकार रंग लाई। जब उसने इस कौशल का 100 बार उपयोग कर लिया, तो उसकी एलिमेंट्री ग्रेड क्षमता इंटरमीडिएट लेवल तक इवॉल्व हो गई। इस अपग्रेड के साथ अब जैंग पिंग अपने विरोधियों की ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज कर सकता था। उसने उस ब्लैकस्मिथ पर नजर डाली जिससे वह सामान खरीदने की सोच रहा था, और पाया कि उसका ग्रोथ वैल्यू किसी ट्रू साइड कैरेक्टर की तरह था। कोई पोटेंशियल नहीं, कोई फ्यूचर प्रोग्रेशन नहीं। हालांकि उसका स्तर अभी भी लेवल 15 था, जो जैंग पिंग से अधिक था। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर कि यहां ज्यादा लिंगर करना रिस्की हो सकता है, उसने चुपचाप वहां से निकलने का निर्णय लिया ताकि यह लोमड़ी उस पर शक न करे। उसकी टॉप प्रायोरिटी अब किसी ऐसे स्टोर को खोजना था जो मॉन्स्टर्स के नियंत्रण से बाहर हो। कुछ ही समय बाद जैंग पिंग सेकंड स्मिथी पर पहुंचा, लेकिन वहां कुछ कमोशन हो रहा था। यह देखकर उसने मामले की इन्वेस्टिगेशन करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक हसलर एक डिफेंसलेस ओल्ड मैन को इंटिमिडेट कर रहा था। वह तलवार को ऐसे लहरा रहा था मानो वह कोई लग्जरी आर्टिफैक्ट हो, और डेस्परेट बूढ़े व्यक्ति से इसे खरीदने के लिए प्रेशर डाल रहा था। हसलर ने मॉकिंग टोन में उसे डिस्काउंट की पेशकश तक कर दी, उसके अपीयरेंस को देखकर, जो कि अटर डिसरिस्पेक्ट थी। लेकिन यह ओल्ड जी कोई आम आदमी नहीं था। वह इस गेम में इस स्कैमर से कहीं पहले से था। उसने चालाकी से प्ले अलोंग करने का निर्णय लिया, जानबूझकर मिसअंडरस्टैंड करने का नाटक किया और कैजुअली धुएं की फुहार हसलर के चेहरे पर ब्लो कर दी। एक सटल येट बोल्ड डिफायंस का प्रदर्शन। इससे वह ब्लॉन्डी हसलर तुरंत इन्फ्यूरिएटेड हो गया, और एक ट्रू स्कैमर की तरह वह हसलर अचानक लैश आउट करने लगा। उस ओल्ड मैन को उसकी सपोज्ड इनकॉम्पिटेंस के लिए बिरेट करने लगा। लेकिन इससे पहले कि स्थिति और अधिक एस्केलेट होती, जैंग पिंग ने इंटरवीन करने का निर्णय लिया। वह आगे बढ़ा, हसलर के हाथ से वेपन छीना और तुरंत अपनी अप्रेजल स्किल का उपयोग किया। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी अपेक्षाओं को भी सरपास कर दिया। यह तलवार पहले से भी अधिक वर्थलेस थी जितना उसने सोचा था। इसकी क्वालिटी मीडियोकर थी, और ऊपर से यह पहले ही ब्रोकन हो चुकी थी और पुअरली रिपेयर्ड थी, जिससे यह पूरी तरह यूजलेस बन चुकी थी। जैंग पिंग की रिएक्शन देखते ही ब्लॉन्डी हसलर को समझ आ गया कि उसका स्कैम अब एक्सपोज्ड हो चुका है। वह जल्दी से वेपन वापस स्नैच करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हेस्ट में वह पहले से ही फ्रैजाइल सोर्ड को 2 टुकड़ों में स्नैप कर बैठा। फिर भी ब्लॉन्डी में विक्टिम मेंटालिटी कूट कूट कर भरी थी। अपनी रेपुटेशन सैल्वेज करने के लिए उसने तुरंत जैंग पिंग को इसके लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया और खुद को गुड गाय साबित करने का प्रयास करने लगा। अब जब वह मॉरली खुद को हाई ग्राउंड पर समझने लगा, तो उसने जांग पिंग को एक लेसन सिखाने की वाव ली। उसने बोस्ट किया कि वह मास्टर मा का डायरेक्ट डिसाइपल है, जो कि शिंगी मार्शल आर्ट्स स्कूल का रिनाउंड मास्टर था, और अब जंगपिंग को मिंगी स्पेशल का स्वाद चखना पड़ेगा। फिर ब्लॉन्डी हसलर वॉल्स से उछलता हुआ ब्लेजिंग स्पीड से जैंग पिंग की ओर रश करने लगा, जिससे वह उसे कंफ्यूज कर सके। उसके चारों ओर मल्टीपल आफ्टर इमेजेस प्रकट होने लगे, जिससे ऐसा इल्यूजन बना कि वह हर एंगल से हमला कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, जांग पिंग की अप्रेजल स्किल पहले ही लॉक्ड इन थी। उसने तुरंत असली ब्लॉन्डी को पहचान लिया, लेकिन जांग पिंग बिना किसी हेजिटेशन के एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, और ब्लॉन्डी हसलर हवा में घूमता हुआ क्रैश होकर जमीन पर गिर जाता है। ब्लॉन्डी स्टैगर्ड और ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा था। फिर भी उसने जियांगपिंग पर मार्शल एथिक्स के अभाव का आरोप लगाया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से डिल्यूजनल था। जियांगपिंग ने उसकी परिस्थिति का असेसमेंट किया और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि इस मूर्ख के पास एक इनकॉन्सिक्वेंशियल क्षमता थी। इससे स्पष्ट हुआ कि यह व्यक्ति क्यों आत्मसंतोष में था, क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट तकनीक उसे कोई भी चाल अपनाने की अनुमति देती थी, जो प्रभावशाली स्पेक्टेकुलर इफेक्ट्स के साथ आती थी, लेकिन केवल उपयोगकर्ता ही उन्हें देख सकता था। इस शक्ति का अत्यधिक प्रयोग उपयोगकर्ता को स्वयं की फैब्रिकेटेड रियलिटी में इतना इमर्स्ड कर देता था कि वह वास्तविकता से डिस्कनेक्टेड हो जाता था। यह क्षमता कुछ हद तक डीमन स्लेयर फ्रॉम विश जैसी थी। यह देख जियांगपिंग को इस मूर्ख के प्रति थोड़ी सिंपैथी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वह भी मास्टरमाइंड द्वारा डिसीव्ड किया गया था। इसलिए जियांगपिंग ने ब्लॉन्डी को अब किसी भी प्रकार का थ्रेट न मानते हुए उसकी ओर पीठ फेर ली
लेकिन यह इनसिग्निफिकेंट ट्रैश हार मानने को तैयार नहीं था और उसने ऑपर्च्यून मोमेंट का लाभ उठाकर एक स्नीक अटैक करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उसे जियांग पिंग से एक और मर्सिलेस बीटिंग झेलनी पड़ी। अब ब्लॉन्डी डिफीटेड होकर जमीन पर पड़ा था, उसकी रेप्यूटेशन टार्निश्ड और उसका ईगो शैटर्ड। दूसरी ओर वृद्ध व्यक्ति अनफेज्ड बैठा रहा, जैसे कि उसके सामने हो रही मेहम उसे जरा भी परेशान नहीं कर रही थी। कुछ भी उसे अच्छा समय बिताने से रोक नहीं सकता था। वह कंपोजिडली एंजॉयिंग कर रहा था, जैसे कि यह उसकी रूटीन लीजर हो। अचानक एक अन्य व्यक्ति विजिबली इरिटेटेड होकर प्रकट हुआ, क्योंकि उसकी दुकान के सामने यह कमोशन मच रहा था। वह थोड़ी देर के लिए ही बाहर गई थी, लेकिन वापस लौटने पर उसने अपने स्थान के सामने एक हाफ नेकेड परवर्ट पड़ा हुआ देखा। उसने तुरंत ब्लॉन्डी को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या वह वॉलंटैरिली डिपार्ट करना चाहता है या फिर उसे सहायता की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वह पूरी तरह तैयार थी। ब्लॉन्डी ने खतरे को भांपते ही पैनिक स्ट्रिकन होकर अपनी पूंछ दबाई और हेस्टिली फ्लेड कर गया। इस बीच जियांग पिंग ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। जियांग पिंग का इंटरवेंशन समाप्त होने वाला था और वह जाने ही वाला था कि अचानक एक रेड हेयर्ड वुमन उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और उसने उसे रुकने का आदेश दिया। वह उससे बातचीत करना चाहती थी और मेरे लड़के ने बस से लेस वाली मानसिकता अपनाते हुए सहमति जताई। लेकिन पहले वह जानना चाहता था कि बातचीत किस बारे में होगी, ताकि वह खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सके। लाल बालों वाली महिला ने बिना किसी भूमिका के, सीधे बिना किसी बातचीत के, खुद को एक ऐसी महिला के रूप में पेश किया जो हर दिन स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव कर रही थी, जबकि वह अपने डिस्पोंडेंट और कंफ्यूज चाचा की देखभाल भी कर रही थी, जो अपनी बेटी के लापता होने के बाद टूट चुके थे। अब जब उसने जियांगपिंग जैसा हेल्थी एंड केपेबल आदमी देखा, तो उसे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखा जिसे वह छोड़ नहीं सकती थी, और इसने तुरंत जियांगपिंग को फ्लस्टर्ड कर दिया। कौन उसे दोष दे सकता है ना? लेकिन वास्तविकता अक्सर एक्सपेक्टेशन से मेल नहीं खाती, और यह मामला भी कुछ ऐसा ही था। असल में वह रोमांटिक प्रपोजल्स नहीं, बल्कि ब्लैक स्मिथिंग जॉब की बात कर रही थी। उसे अपनी स्मिथी चलाने में मदद की जरूरत थी, साथ ही उसके चाचा की देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति की भी आवश्यकता थी, और निश्चित रूप से इस पोजीशन में फूड, अकोमोडेशन एंड सैलरी शामिल थे। फॉर लीगल रीजंस जियांगपिंग इस प्रस्ताव से तुरंत सोल्ड हो गया, लेकिन नहीं, इसका कारण यह नहीं था कि कोई सॉफ्ट मेलन उसके चेहरे से दब रहा था। बिल्कुल नहीं। असली कारण यह था कि ब्लैक स्मिथिंग स्किल सीखने से वह भविष्य में अपने इक्विपमेंट कॉस्ट्स को काफी हद तक बचा सकता था। इसके अलावा दुकान का मॉडेस्ट अपीयरेंस यह संकेत दे रहा था कि यह निकट भविष्य में फॉक्सेस जैसे किसी भी खतरे का शिकार होने की संभावना कम थी। इस कारण उसने उत्साहपूर्वक अपनी सहमति व्यक्त की और घोषणा की कि वह अब पूरी तरह से मोटिवेटेड है ब्लैक स्मिथ किंग बनने के लिए। यह सुनकर लाल बालों वाली महिला बेहद डिलाइटेड हुई और उसने खुशी में जियांगपिंग की पीठ पर जोरदार हार्टी पैट मारी, जिसने अनइंटेंशनली उसकी हेल्थ को 1 तक गिरा दिया, क्योंकि उसकी हथेलियां वे टू डैम हैवी थीं। ब्लैकस्मिथ बनने का सपना शायद इतना आसान नहीं था। जियांगपिंग के लिए स्मिथी के दिन लॉन्ग एंड आर्जुअस होने वाले थे, खासकर इस रेडहेड के साथ। कुछ ही दिनों में जियांगपिंग के आगमन के बाद से स्मिथी पहले से कहीं अधिक बस्टलिंग विथ एक्टिविटी हो गई। वहां का माहौल हीटेड अप होता जा रहा था और जियांगपिंग पसीने से तरबतर, विजिबली नर्वस महसूस कर रहा था। उसने सिस्टर क्यू, यानी लाल बालों वाली महिला से झिझकते हुए पूछा कि जो वे कर रहे थे वह सही था या नहीं। उसने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ परफेक्टली फाइन था और उसे इनकरेज किया कि वह जारी रखे। अब ठहरिए, यह कोई गलतफहमी ना हो, वे सिर्फ डीप इनटू ब्लैकस्मिथ ट्रेनिंग थे। सिस्टर की उसे उनकी एक्सक्लूसिव टेक्निक डू मिक्स फॉर्ज एडिशन सिखा रही थी। इस तकनीक में सामग्री को आटे की तरह नीड करना पड़ता था ताकि सभी घटकों का सही मिश्रण सुनिश्चित हो सके। जैसे ही जियांगपिंग इस तकनीक को समझने लगा, सिस्टर की उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ने का निर्णय लिया। वह वेयर हाउस से मोल्ड लेने गई, लेकिन जाने से पहले उसने उसे याद दिलाया कि नियर बाय बकेट में रखे फ्यूल का उपयोग करे और फायर बर्निंग बनाए रखे। जियांगपिंग ने उसकी इंस्ट्रक्शंस एक्नॉलेज्ड कर लीं, लेकिन जब उसने फॉर्ज के पास 2 अलग-अलग बैरल देखे, तो वह पजल्ड हो गया। जैसे ही आग डाई डाउन होने लगी, उसने घबराकर जल्दबाजी में आग को बुझने से बचाने के लिए
उसमें सामग्री डाल दी और ईंधन भी जोड़ दिया। अचानक स्मिथी में एक फायरी एक्सप्लोजन हुआ। यह इतना अप्रत्याशित था कि जियांग पिंग को लगा कि वह मर चुका है और फिर से आफ्टर लाइफ में पहुंच गया है। लेकिन तभी कुछ अस्टॉनिशिंग हुआ। उसकी एक लेटेंट एबिलिटी एक्टिवेटेड हो गई। उसके सीने पर बना एक मार्क चमक उठा, जिसने उस घातक गर्मी को अवशोषित कर लिया जो उसे इंसिनरेट करने वाली थी, और इसे सीधे उसकी प्रणाली में चैनल कर दिया। जब धुआं और लपटें साफ हुईं, तो जियांगपिंग खुद को कंप्लीटली अनहार्म्ड पाकर चौंक गया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर अपने सीने में हल्का दर्द महसूस करके उसे एहसास हुआ कि यह कोई हेलुसिनेशन नहीं थी। इसके बाद उसने तुरंत अपनी अप्रेजल स्किल का उपयोग करके खुद का विश्लेषण किया और चौंकाने वाली खोज की। उसका ग्रोथ वैल्यू फिर से इंक्रीज्ड हो गया था। इससे उसे यह निष्कर्ष निकालने में देर नहीं लगी कि उसने एक न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड कर ली थी। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग रियलाइजेशन यह थी कि अब वह अपने ग्रोथ वैल्यू का उपयोग करके अपनी मौजूदा टैलेंट्स को अपग्रेड भी कर सकता था। इसका मतलब यह था कि जब तक वह न्यू एबिलिटीज अवेकन करता रहेगा, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल वर्चुअली लिमिटलेस होगी। सोच कर देखूं, मैंने आज सुबह ही 55 तक पहुंच लिया था और एक 55 जेम भी कंज्यूम्ड कर चुका था। तो फिर इसका इफेक्ट केवल शाम को ही एक्टिवेट क्यों हुआ? क्या इसे किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस या स्पेसिफिक कंडीशन की आवश्यकता होती है? जेन फिंग आज सुबह ही स्तर 3 पर पहुंच चुका था और स्तर 3 के रत्नों का उपभोग भी कर चुका था। तो अब सवाल यह था कि उन रत्नों का प्रभाव इतनी देर से क्यों सक्रिय हुआ? उसे जो एकमात्र संभावित कारण समझ आया, वह यह था कि उसकी क्षमताओं को अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए विशिष्ट अवसरों की आवश्यकता थी। अगर ऐसा था, तो उसे इन संविधात्मक रत्नों को निगलते समय सतर्क रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचारों में और गहराई तक जाता, बहन क्यू फोर्ज में वापस आईं। वहां का बिखरा हुआ हाल देखकर वह चिंतित मुद्रा में जंग फिंग के पास दौड़कर आईं और पूछा कि क्या उसने लाल सांप की शल्क, रेड स्नेक स्केल को भट्टी में फेंक दिया था। अगर उसने ऐसा किया होता, तो उसके फटने से उसे गंभीर चोट लग सकती थी और वह खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि उसने उसे पहले से आगाह नहीं किया। लेकिन जब उसने जंग फिंग को बिना किसी चोट के देखा, तो उसने राहत की सांस ली और उसे आश्वस्त किया कि गंदगी की चिंता न करे, क्योंकि उसकी सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जब तक वह ठीक था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब सवाल यह था कि उसने आग को इतनी जल्दी कैसे बुझा दिया, क्योंकि लाल सांप की शल्क से उत्पन्न ज्वालाओं को बुझाना कुख्यात रूप से कठिन था। लेकिन जंग फिंग इस बारे में जानकारी साझा नहीं कर सकता था, इसलिए वह बातचीत को मोड़ने के लिए सही शब्द ढूंढ रहा था। संयोगवश बहन क्यू का ध्यान उस सामग्री की ओर गया जिसे उसने तैयार किया था। इसकी बनावट से ऐसा लग रहा था कि उसके घटक असाधारण रूप से अच्छी तरह मिश्रित हो गए थे, जो कि अत्यधिक उच्च तापमान पर ही संभव था। यह देखते ही उसने बिना समय गंवाए उसे एक सांचे में डाल दिया और जंग फिंग की प्रतिभा की सराहना की। उसने टिप्पणी की कि जंग फिंग के स्कूल ने जरूर कोई गलती की होगी, क्योंकि उसकी मौजूदा प्रदर्शन क्षमता इतनी अधिक थी कि वह 3 प्रमुख संगठनों में से किसी में भी प्रवेश पाने के योग्य था। इसी संदर्भ में जंग फिंग ने बहन क्यू से इन 3 संगठनों के बारे में पूछा। हर कोई गश्ती दल, पेट्रोल टीम और जांच दल, इन्वेस्टिगेशन टीम, को 3 प्रमुख संगठनों के रूप में संदर्भित करता था, लेकिन उसने तीसरे का नाम कभी नहीं सुना था, जिससे उसे संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में अस्तित्व में था। बहन क्यू ने इसके अस्तित्व की पुष्टि की, लेकिन समझाया कि कोई भी इसके नाम या गतिविधियों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि यह पूरी तरह से जनता की नजरों से छिपकर संचालित होता था। लेकिन अब छोटी-छोटी बातों को छोड़कर उसने सुना था कि वह कुछ उपकरण खरीदने आया था। अगर उसे कोई आपत्ति न हो, तो वह ब्लेड दे सकती थी, जिसे उन्होंने अभी बनाया था। जंग फिंग ने सिर्फ इसे देखकर ही समझ लिया कि यह बहुत महंगा होगा। इसके आंकड़ों, स्टैट्स का निरीक्षण करते ही वह चौंक गया, क्योंकि यह एक मध्यवर्ती स्तर के दैत्य को भी गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम था। इससे प्रेरित होकर उसने बहन क्यों से इसकी कीमत पूछी, तो उसने बताया कि इसके निर्माण सामग्री के बाजार मूल्य के आधार पर यह 1 लाख की थी। यह सुनकर जंग फिंग स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह रकम उसके 3 साल की कमाई के बराबर थी। स्वाभाविक रूप से वह इतनी महंगी भेंट स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन बहन क्यों ने उसे इसे लेने के लिए जोर दिया। इसे उसकी तेजी से हुई प्रगति के लिए एक इनाम बताया। अब यह मामला निपट गया था
और बहन क्यू अपने कार्यों में व्यस्त होने के लिए वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन उससे पहले उसने पूछा कि क्या एक छात्र के लिए स्कूल वापस न जाना ठीक था। जंग फिंग ने उसे आश्वस्त किया कि उसने पहले ही अपना स्नातक समापन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिससे वह निश्चिंत होकर वहां से जा सकी। अब जंग फिंग दुकान की देखरेख करने के लिए अकेला रह गया था। लेकिन यह कहा जा सकता है कि भले ही यह लोहार की दुकान ज्यादा प्रसिद्ध न हो, उसने जो शोरगुल मचाया था वह अवश्य ही लोमड़ियों, फॉक्सेस का ध्यान आकर्षित करेगा। वह यहाँ के लोगों को उनकी तरह परिवर्तित नहीं होने दे सकता था। इसलिए उसने अपने नाइट क्रॉलर कौशल, नाइट क्रॉलर स्किल का उपयोग करके रात में क्षेत्र की गश्त करने का निर्णय लिया। कुछ ही समय बाद रात हो गई और जंग फिंग खुद को एक सुनसान इमारत के बाहर पाया। वहीं उसे एक लड़की चुपचाप खेलती हुई मिली। लेकिन यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक लोमड़ी राक्षस, फॉक्स मॉन्स्टर थी। आश्चर्यजनक रूप से यह पहली बार था जब जंग फिंग ने इतनी निम्न स्तर की राक्षसी सत्ता का सामना किया था, जो उसकी ही तरह स्तर 3 पर थी। लेकिन उसके विपरीत वह शक्तिशाली उपकरणों से सुसज्जित था, जिससे उसमें आत्मविश्वास आ गया कि वह यह लड़ाई जीत सकता है। वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि यह छोटी लोमड़ी 4 सितारा विकास दर, ग्रोथ रेट वाली थी, जिसका मतलब था कि यदि उसे रोका न गया तो वह भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकती थी। इसके अलावा यह उसके लिए शहर में छिपे भयावह प्राणियों को उजागर करने का एकमात्र अवसर भी हो सकता था। यदि वह इस लोमड़ी राक्षस के शव को किसी अधिकारी को प्रस्तुत कर सके, तो यह संभवतः उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। हालांकि शहर की गश्ती टीम पूरी तरह से राक्षसों के नियंत्रण में थी, लेकिन उसे अब भी उम्मीद थी कि शहर के बाहर की जांच टीम इससे अछूती थी और वह इस शव को वहां ले जा सकता था। यह सोचते हुए जंग फिंग हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह हिल भी पाता, उसकी बांह पर बर्फ जमने लगी, जिससे वह वहीं स्थिर हो गया। फिर अचानक एक जबरदस्त हत्या का इरादा, किलिंग इंटेंट, उस पर हावी हो गया, जिससे वह भय से जड़ हो गया। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट में बताओ। अगर आपको इसका अगला भाग चाहिए तो कमेंट करो, नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता।